नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, हरियाणा पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट की हमारी श्रृंखलाएं चल रही हैं और टेस्ट पेपर नंबर 10 को आप देखने जा रहे हैं। 100 एमसीक्यूज हैं। शुरू करते हैं अपनी इस यात्रा को बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। बाकी दिशा निर्देश आप जानते हैं, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए पहले क्वेश्चन को। इसमें 10वीं कृषि जनगणना के बारे में विचार करना है आपको। ये 2015-16 की है, ठीक है। और जो गलत तथ्य है वो छांटकर आपको बाहर करना है। तो कहा जा रहा है कि जोतों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट हरियाणा राज्य में दर्ज की गई। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जोतों की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि मध्य प्रदेश में हुई है और औसत आकार भूमि जोत का पूरे देश में 1.08 हेक्टेयर दर्ज किया गया था। अब आप बताएं इसमें गलती कहां पर है। पहले प्रश्न को आपने देखा, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। केवल पहला वाला गलत है, बाकी जितने हैं वो सही है। जोतों की संख्या जो है उसमें सबसे ज्यादा गिरावट गोवा में दर्ज की गई है, न कि हरियाणा में। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। यहां देखिए, कौन सा अधातु गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अधात्विक तत्व है और गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो आप जानते ही हैं कि ये फ्लोरीन है, ठीक है। द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन और गैस अवस्था में पाया जाता है फ्लोरीन। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। यहां पर कहा गया कि सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो परमाणु बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है और हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ हाइड्रोजन बम और परमाणु बम का उल्टा दे दिया है आपस में, ये दोनों ही गलत हो गए। बचता है सिर्फ बीच वाला। अब आपके पास वही विकल्प है चुनने का, तो आपने बी को चुन लिया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। यहां देखें, भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन जो है वो थोरियम है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल अपशिष्ट जल के उपचार में अग्निरोधक के रूप में किया जाता है, प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है ना। और सिलिकॉन ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त या सही पदार्थ माना जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम करता है, तो यहां पर दिया हुआ है। अब आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 4 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, डी वाला, ठीक है। सभी जितने हैं वो सभी के सभी यहाँ पे सही हैं। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। यहाँ पर विचार करना है आपको। एक्वारेजिया बनाने में नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक्वारेजिया कोई एक एसिड का नाम नहीं है। इसमें 2 अलग अलग अम्लों को अलग अनुपातों में मिलाया जाता है। तो उसमें से एक होता है नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, ऐसा दिया हुआ है। और खाद्य पदार्थों को प्रिजर्व करने के लिए एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। चमकदार नमक बनाने के लिए साइट्रिक एसिड और कृंतकनाशी के तौर पे जिंक फास्फाइड का यूज किया जाता है। तो बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 5 को आप देख रहे हैं। सही जवाब इसका डी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब सही। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगला। यहाँ पे कहा गया कि स्टर्लिंग सिल्वर जो है ये सिल्वर और कॉपर को मिलाकर बनता है। बेल मेटल जो है ये कॉपर और टिन के कॉम्बिनेशन से बनता है। क्वाइन मेटल जो होता है ये तांबे और निकल को मिलाने से बनता है। और डच मेटल का जो कॉम्बिनेशन है उसमें सीसा और टिन होता है। सही बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो प्रश्न संख्या 6 का जो करेक्ट आंसर है, यहाँ ध्यान से देखें, वो इसमें ए हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन चौथा वाला गलत है। डच मेटल का यहाँ जो कॉम्बिनेशन दिया है कॉपर और जिंक के मिलाने से बनता है, न कि सीसा और टिन। इसके बाद देखते हैं 7वें प्रश्न को। और यहाँ पर कोपेन के हिसाब से कोड वर्ड दिया हुआ है DF, कैपिटल D स्मॉल f। और ये किस प्रकार की जलवायु को दर्शाता है ये आपको बताना है। देखिए और बताइए। तो जो 7वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर इसमें से बी हो जाएगा। ये ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट को दर्शाता है। आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु का ये प्रतीक होता है। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अटलांटिक महासागर में हरिकेन कहा जाता है और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को पश्चिमी प्रशांत महासागर में और दक्षिणी चीन सागर में, दोनों ही जगहों पे टाइफून के नाम से पुकारा जाता है। और विली विली कहा जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसे करके उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी आपके जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनके नाम दिए हुए हैं, क्षेत्र के हिसाब से है। अब आप बताइए इसमें सही कौन सा है। प्रश्न को आप देख रहे हैं और ये जो 8th क्वेश्चन है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सब सही है, गलत कुछ नहीं है इसमें से। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, कर्क रेखा भारत के किस शहर से नहीं गुजरती है। तो जिन राज्यों से गुजरती है उसमें शहर भी देख लीजिएगा थोड़ा बारीक।
और बताइए इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो 9th क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें से होना चाहिए आपका, ध्यान से देख लीजिए, सी वाला, मयूरभंज। मयूरभंज से होकर ये नहीं गुजरती है। इसमें कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो चंफई, अब यहाँ शहरों के नाम से देखिएगा, चंफई मिजोरम का, उदयपुर त्रिपुरा का, कृष्णनगर आपका पश्चिम बंगाल का, सोनहत जो है ये छत्तीसगढ़ का, लोहदरगा ये झारखंड का, शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश का, कालिंजर राजस्थान का और जसदण गुजरात का। ये जो शहर हैं अलग अलग प्रदेशों के, वहां से होकर गुजरती है। तो इसमें आपका मयूरभंज उड़ीसा वाला नहीं आता है। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। यहाँ पर पाक जल डमरू मध्य के बारे में कहा जा रहा है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है और 10 डिग्री जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। इसके साथ ये कहा गया कि कोको स्ट्रेट जो है ये उत्तरी अंडमान द्वीप समूह और म्यांमार का कोको द्वीप समूह जो है उसको आपस में अलग करती है। बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न को तो आप देख ही रहे हैं। और ये जो 10वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर इसमें से डी वाला हो जाएगा, सभी सही है। जितनी इंफॉर्मेशन है सबकी सब एकदम 100% की परफेक्ट। ठीक, प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। 3 राज्यों गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, इनका जो समूह है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला को कवर करता है, बताइए। तो ये अरावली है, सतपुड़ा है, नीलगिरी है और विंध्य है। इसमें से आपको देखना है। तो 11th क्वेश्चन राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अरावली जो है वो इन सबको कवर करता है और ये घिस चुका है, अवशिष्ट पर्वत के तौर पे बचा हुआ है। एक जमाने में ये भी हिमालय की तरह सीना तान के खड़ा था वलित पर्वत के रूप में, लेकिन समय के साथ इसको बुढ़ापा घेर लिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम दिया है और साथ में आपका संबंधित क्षेत्र दिया है। तो देखें इसमें मिल्पा जो है ये मैक्सिको का है। ठीक है, मिल्पा शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है, मैक्सिको में कहा जाता है। और रोका जो है ये ब्राजील की है, लदांग आपकी मलेशिया की है और तुंग्या कृषि जो है ये श्रीलंका में होती है। देखें और बताएं। अब 12वें प्रश्न का जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, तुंग्या और श्रीलंका जो दिया हुआ है ना, ये इसमें गड़बड़ दिखाई देता है। तुंग्या आपका कहाँ पे होता है? तुंग्या कृषि का जो क्षेत्र है श्रीलंका में होती है, चेना। तुंग्या के लिए आप बताइएगा ये कहाँ पे होती है, बता सकते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तुंग्या कृषि जो है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसका प्रचलन कहाँ पे दिखाई देता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। यहां पर कहा गया कि सही विकल्प का चयन करिए। भूमध्य रेखा 3 एशियाई देशों मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से होकर गुजरती है। ठीक है, किरिबाती से होकर गुजरती है। ध्यान से देशों के नाम देखिएगा। और अर्जेंटीना दुनिया में उच्च कोटि के लौह अयस्क के मामले में जाना जाता है, सबसे बड़ा उसका प्रोड्यूसर है। कालगुरली और कूलगार्डी ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सोने के सबसे बड़े भंडार हैं, निक्षेप हैं, असल में लार्जेस्ट डिपॉजिट है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का, जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, उसका सबसे बड़ा उत्पादक है। अब आप बताएं सही कौन सा है। प्रश्न ध्यान से देखिए। और ये जो 13वां है इसका राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, सी वाले को इसलिए चुनते हैं क्योंकि पहला, तीसरा, चौथा इसमें एकदम परफेक्ट है, लेकिन इसका जो दूसरा दिया हुआ है ना, लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक, यही इसमें गड़बड़ है। इसमें सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो हम पहला, तीसरा, चौथा जो है उसको चुन रहे हैं। असल में यहां पर आप देखें ध्यान से, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली और कूलगार्डी हैं, सोने के बहुत बड़े डिपॉजिट हैं। लेकिन यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, तो लौह अयस्क के सबसे बड़े प्रोड्यूसर के तौर पे हम देखते हैं, वो भी हाई क्वालिटी का, तो वो ब्राजील में प्राप्त होता है। तो ये गलत दिया था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले जो उल्का पिंड होते हैं, यानी आपके जो मेट्रॉइड्स होते हैं, असल में वो वायुमंडल के संपर्क में आते हैं। यहाँ समताप मंडल का नाम दिया है कि समताप मंडल के संपर्क में आते ही जल जाते हैं। और रेडियो संचार के लिए आयन मंडल का इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के तीव्र गुरुत्व की वजह से गैसों का एक आवरण उपस्थित है, जो कि वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की सतह के पास ये ज्यादा सघन है और जैसे जैसे पृथ्वी से दूरी बढ़ती है, ग्रेविटी कम होने के चलते ये जो आवरण है ये धीरे धीरे विरलता इसकी बढ़ती जाती है, सघनता घटती जाती है और अंत में ये गायब हो जाता है। तो ये वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर मौजूद है। इसकी अलग अलग जो क्षेत्र हैं उन्हें हमने परतों का नाम दिया है अपनी विशेषताओं के आधार पे। तो वही इसमें दिया हुआ है, जैसे कि आयनोस्फीयर जो है ये रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए जाना जाता है। और जो मेसोस्फीयर होता है वहां पे ओजोन गैस पाई जाती है, ऐसे करके दिया हुआ है। बताइए इसमें सही कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 14 को आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। केवल दूसरा सही है। आयनोस्फीयर के बारे में सही दिया है कि रेडियो कम्युनिकेशन में ये काम आता है। यहाँ से जो तरंगे होती है, रेडियो तरंगे, वो परावर्तित होकर लौट आती हैं। यहाँ चार्ज पार्टिकल होते हैं, आयंस होते हैं। बाकी सारी इंफॉर्मेशन गड़बड़ है। आप जानते हैं कि ओजोन कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर की जो निचली सीमा होती है वहां पे पाई जाती है।
और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली जो उल्काएं हैं वो असल में मध्य मंडल में प्रवेश करती हैं और वहीं पर जल जाती हैं। वायुमंडल में तीव्र घर्षण उन्हें प्राप्त होता है और घर्षण की वजह से इनमें आग लग जाती है और पृथ्वी तक जो पहुंचता है वो सिर्फ राख होती है। तो ये हमने देखा और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सिर्फ दूसरा सही है। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। यहाँ देखिए कुछ अलग अलग जो लोक संगीत हैं उनके नाम दिए हैं। तो इसमें आप फोक म्यूजिक ट्रेडिशन को देखिएगा। सना लमोक जो है ये मणिपुर का है, दसकठिया आपका उड़ीसा का है, बुर्रा कथा आंध्र का है और पंडवानी छत्तीसगढ़ का है। तो आप ये बताएं कि इसमें सही कौन सा है। ये पूरा प्रश्न यहाँ ढांचे के तौर पे आपको दिख रहा है और 15वें का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सब सही है, सब जितने दिए हुए हैं सब एकदम परफेक्ट। अगले वाले को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित जो प्रावधान है उसमें जितने भी चीजों को हमने बोरो किया है वो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान रूस के संविधान से और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। तो अब इसमें गलती कहाँ पर है वो आपको देखनी होगी और 16वां जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नॉन ऑफ दीज गलत कुछ नहीं है, सब के सब एकदम सही है। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो सवाना घास के मैदान जो कि पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र के हैं और वेनेजुला के लानोस घास के मैदान ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है असल में, ऐसा इसमें कहा गया है। और ब्रोमिलाइड एक प्रकार का विशेष पौधा होता है जो कि अपनी पत्तियों में पानी इकट्ठा करता है। ठीक है, और अर्जेंटीना के जो पंपास घास के मैदान है और ब्राजील के कंपोस ये शीतोष्ण घास के मैदान है, यानी आपके टेम्परेट ग्रासलैंड है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो बताइए सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 17 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पहला दूसरा तो सही है लेकिन इसका जो तीसरा वाला है वो गड़बड़ है। अर्जेंटीना का जो पंपास है वो शीतोष्ण घास का मैदान है लेकिन ब्राजील का जो कंपोस है वो इसमें शामिल नहीं है। ब्राजील का कंपोज भी जो है ना ये उष्णकटिबंधीय ही है, ये शीतोष्ण नहीं कहा जाएगा। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें पहला दूसरा यानी ए वाला हो जाएगा। इसके बाद 18वें को देखते हैं। यहाँ पर आपका सामान्य नाम और रासायनिक नाम दिया हुआ है। तो ब्लू विट्रॉल कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट को। ब्लीचिंग पाउडर हम लोग कहते हैं असल में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को। बेकिंग सोडा का जो असली नाम है वो कॉपर सल्फेट होता है और वॉशिंग सोडा का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऐसे करके दिया है। इसमें से सही कोई एक ही है, बताइए कौन सा। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। बी वाला सही है, वो ब्लीचिंग पाउडर का नाम सही दिया है। बाकी ब्लू विट्रॉल हम लोग कहते हैं कॉपर सल्फेट को, कैलोमेल कहते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड को और इसके अलावा आपका बेकिंग सोडा जो है वो असल में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और कास्टिक सोडा जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक, वॉशिंग सोडा जो है ये सोडियम कार्बोनेट होता है। ऐसे करके करना था। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि खोज और खोजकर्ता के बारे में जो सही है तलाशिए। तो क्लोरीन को खोजने वाले साल्क थे, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कैवेंडिश हैं, हीलियम को खोजने वाले जॉनसन थे, जूल्स जॉनसन इन्हें कहा जाता है, इंसुलिन के थे बेंटिंग और पोलियो वैक्सीन को खोजा था हिलमैन ने। अब इसमें सही कौन सा है बताइए। इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो जो साल्क के बारे में दिया है ये गलत है इसमें से, क्योंकि साल्क जो है वो क्लोरीन को नहीं खोजे थे। और पोलियो वैक्सीन को साल्क वैक्सीन भी कहा जाता है, साल्क ही इसको खोजे थे, तो यहाँ साल्क का नाम दिया नहीं है। तो पांचवा और पहला गलत है। अब पांचवा पहला जिसमें मौजूद होगा वो हमारा छट जाएगा, तो आपका ए वाला गायब हो जाता है, सी वाला गायब हो जाता है और डी वाला अपने आप साफ हो जाता है। तो बचता है आपका बी, यानी बाकी सभी सही है। ठीक है, दूसरा तीसरा और चौथा सही है, इसीलिए हमने बी को चुना है। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। एलिमिनेशन हमेशा काम करता है। प्रश्न संख्या 352 की अगर बात करें तो नेशनल इमरजेंसी इसके अंदर हमें दिखाई देती है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स जो है ये आर्टिकल 17 में है। प्रेसिडेंट रूल जो है ये 356 में है, यानी 356 में है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये आपका आर्टिकल नंबर 18 में है और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है। तो अब आप देखें और बताएं कि इसमें सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 20 को आप देख रहे हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। पहला तीसरा पांचवा सही है, लेकिन चौथा और दूसरा इसमें ध्यान से देखिए। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात है। प्रश्न संख्या 21 यहाँ देखें, कहा जा रहा है कि टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कार की बैटरी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है और डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अब इसमें से आपको देखकर बताना है कि सही कौन सा है। प्रश्न ध्यान से देखिए और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, लेकिन दूसरा वाला जो है ना गलत है। कार की बैटरी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं, रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलती। ठीक है, उसके अंदर केमिकल होता है और उस रसायन से रसायन ऊर्जा प्राप्त करके उसे कन्वर्ट करती है विद्युत ऊर्जा में।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को देखते हैं। और कोई भी बैटरी यही करती है। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो है जेंडर गैप रिपोर्ट कहा जाता है, ये एनुअली पब्लिश होती है और इसको पब्लिश करने वाली संस्था का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है इसको एनुअली पब्लिश किया जाता है और ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी होती है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है इसको एनुअली पब्लिश करने वाला संस्थान है एमनेस्टी इंटरनेशनल, मानवाधिकार वाला। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है ये एनुअली पब्लिश होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। तो अब आप बताएं कि इसमें से इनकरेक्ट यानी गलत कौन सा है। तो 22वां प्रश्न आप देख रहे हैं, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक वाला गलत दिया है, बाकी सब तो सही है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इसको कौन जारी करता है? इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। बाकी जितना दिया है सब परफेक्ट। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। यहां देखें, विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा हो जाता है और संयोजी ऊतकों में वृद्धि हम देखते हैं मैग्नीज की कमी से, और कोबाल्ट की कमी से रुधिर क्षीणता हो जाती है यानी एनीमिया हो जाता है। जिंक की कमी अगर हो जाती है तो आपको भूख ठीक से नहीं लगती है यानी पाचन प्रभावित होता है। तो बताइए इसमें सही कौन सा है? प्रश्न संख्या 23 को आप पूरा का पूरा देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, सी को आप देख रहे हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा इसमें सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। विटामिन B2 की कमी से बेरी रोग नहीं होता है, बल्कि विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। B2 की कमी से कीलोसिस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ रोग का नाम जो दिया है, जो सबसे ज्यादा सिंपल सेंटेंस होता है उसी में गड़बड़ होती है, बाकी सब सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए, इसमें कुछ 3 अलग अलग घटनाओं के नाम दिए हैं, उसमें से जो गलत दिया है उसको आपको चुनकर बाहर करना है। तो प्रकाशिकी घटना है यानी ऑप्टिकल फिनोमिना है, इसका नाम है विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन, और इसी की वजह से तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और एक और ऑप्टिकल फिनोमिना है, इसका नाम है व्यतिकरण यानी आपका इंटरफियरेंस, और इसकी वजह से जो साबुन के बुलबुले हैं उसमें काफ़ी सारे रंगों की हमें फिल्म दिखाई देती। और ऑप्टिकल फिनोमिना है रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से सूर्य जो है ये सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद, मतलब वास्तविक सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले ही सूर्य का दर्शन हो जाता है। तो ये चीज़ें जो यहाँ दी हुई हैं इसको आप देखें और बताएं गलती कहाँ पर है। 24 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका हो जाएगा ए वाला। ठीक, यहां आप देख रहे हैं, माफ कीजिएगा, ए वाला जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। केवल पहला इसका गलत है, जिसमें कहा गया है कि तारों के टिमटिमाने का, ये जो तारों के टिमटिमाने का प्रोसेस है ये अपवर्तन की घटना की वजह से होता है। असल में तारों और हमारे बीच में यानी पृथ्वी की सतह और जहां पे तारे स्थित हैं वहां तक बीच में दूरी अच्छी खासी है। तो पृथ्वी का वायुमंडल बीच में आता है, उसके बाद तो निर्वात है। तो वायुमंडल में कई सारी परतें हैं और उनका संचलन होता रहता है, गैसें एक जगह स्थिर तो रहेंगी नहीं। तो उनके संचलन की वजह से तारे ऐसा लगता है कि टिमटिमा रहे हैं, वास्तव में वो टिमटिमा नहीं रहे होते हैं। तो इस घटना को कहा जाता है अपवर्तन। यही एकमात्र इसमें गलत दिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि गलत विकल्प का चयन करिएगा। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, ठीक है, ये हिसार में है। सेंट्रल शीप ब्रीडिंग सेंटर ये हिसार में है, और हिसार में ही आपका अश्व अनुसंधान संस्थान जो है यानी सेंटर फॉर इक्विन्स ये आपका हिसार में है, और आपका कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च सेंटर जो है ये भी हिसार में है, हरियाणा में है। अब इसमें से कोई एक गलत है, कौन सा गलत है बताइए? डी वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो नेशनल कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च सेंटर का दिया हुआ है तो ये आपका पड़ता है झज्जर में, हरियाणा में ही है, लेकिन ये झज्जर में है, हिसार में नहीं। प्रश्न संख्या 26, 1942 की बात है। मोहन सिंह के द्वारा, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा एक सशस्त्र बल की स्थापना की गई थी जिसका नाम था आजाद हिंद फौज। ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की शुरुआत की गई 1873 में, और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। तो इसमें से सही कौन सा है ये आपको बताना है। 26 को आप बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, सही जवाब इसका डी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तीनों सही है। ठीक है, इसमें गड़बड़ कहीं नहीं। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, ऐसा दिया हुआ है। फिरोज शाह मेहता और केटी तैलंग, साथ में बदरुद्दीन तैयब जी, इन्होंने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी, समय था 1885 का। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा 1967 में की गई थी। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें गलती कहां पर है। प्रश्न संख्या 27 को आप देख रहे हैं, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। केवल दूसरा, गलती जो है वो सिर्फ इसके माफ कीजिएगा केवल तीसरे वाले में है, यानी पूना सार्वजनिक सभा वाला जो दिया हुआ है वो गड़बड़। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी, लेकिन वो समय 1870 का था, न कि 67 का। नेक्स्ट,
यहाँ देखिए 3 स्टेटमेंट दिया है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। लखनऊ समझौता 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ में होता है। मंगलोर की संधि टीपू सुल्तान और मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मैकार्टिनी के बीच में होती है। समय है 1784 का। डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन्होंने अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, माफ कीजिएगा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। अब आप बताएं इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 28, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा, सभी सही है, यहाँ गलत कुछ नहीं। नेक्स्ट, यहाँ देखिए इसमें कहा गया कि किस राज्य को 1856 में डलहौजी के द्वारा व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत कुशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, बताइए। तो ये अवध था, ठीक है। अवध का कुशासन के आरोप में यानी मेल एडमिनिस्ट्रेशन के आरोप में विलय किया गया था। यहाँ गोद हड़प वाला काम नहीं चल रहा था, दत्तक पुत्र का कॉन्सेप्ट नहीं था। नवाब जो है वो शासन को संभालने में असफल हो गया है, ऐसा घोषित किया गया। अब यहाँ गलत की तलाश आपको करनी है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में नागरिक सेवा यानी नौकरशाही की शुरुआत की थी। ब्यूरोक्रेसी के पिता के तौर पर इन्हें देखा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन जो है, गांव में जो अधिवेशन हुआ था, वो फैजपुर में हुआ था 1936 में, और इसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। एनी बेसेंट के द्वारा पुणे में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 यानी 1927 में की गई थी। अब आप बताएं कि इसमें से गलती कहां पर है। प्रश्न संख्या 30 को आप देख रहे हैं, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा, ठीक। केवल तीसरा वाला गलत है, जिसमें एनी बेसेंट का दिया हुआ है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। असल में मार्गरेट कजिन के द्वारा, मतलब कजिन्स थी, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और समय था 1927। तो यहाँ बेसेंट का नाम नहीं रहेगा। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। यहाँ 3 स्टेटमेंट है, आपको सही की तलाश करनी है। तो लॉर्ड लिटन हैड गॉट द फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता इन 1880 फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज या सिविल सर्वेंट्स। जो सिविल सर्वेंट्स थे, सिविल सर्विसेज परीक्षा को उत्तीर्ण करके आते थे, उनके प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है लॉर्ड लिटन के द्वारा, और समय था 1800 का। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। लॉर्ड वेलेजली ने राय बहादुर की उपाधियों से भारतीयों को सम्मानित करने का काम शुरू किया था। तो बताइए इसमें सही कौन सा है। पहला वाला जो दिखाई दे रहा है वो गलत है, गलत है या सही है, बताइए। तो 31 जो है ना, इसका राइट आंसर इसमें से बी हो जाएगा। केवल दूसरा ही सही है, पहला भी गलत है और तीसरा भी गलत है। पहला अगर गलत हो जाता है ना, तो फिर आपके 2 विकल्प तो वैसे ही बाहर हो जाते हैं। अब बी और सी में से आपको चुनना था, तो सिर्फ इसका दूसरा सही है, हमने बी को चुना है। लॉर्ड वेलेजली के समय में ये उपाधियां नहीं दी जाती हैं, लॉर्ड लिटन के समय में दी जाती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। यहाँ देखिए 1934 में बेरोजगारी की समस्या पर रिव्यू लेने के लिए सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में सप्रू कमेटी का गठन किया जाता है। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में लोक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि के विचार से एचिसन आयोग का गठन किया जाता है। समय है आपका 1886। और रीडिंग के समय में लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश के लिए 1924 में ली कमीशन बैठाया जाता है। तो बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न का आप पूरा ढांचा देख रहे हैं, विकल्प देख रहे हैं साथ में, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि सभी सही है, इसमें तीनों ही स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पे परफेक्ट है। नेक्स्ट 33 को देखते हैं। यहां पर कहा गया सही कौन सा है। तो भारत माता समिति की स्थापना 1904 में फिरोज शाह मेहता, नीलकंठ ब्रह्मचारी और वांची अय्यर के द्वारा की गई थी। सत्येंद्र नाथ बोस ने 1902 में वर्तमान पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में अनुशीलन कमेटी का या अनुशीलन समिति का गठन किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद के द्वारा फिरोज शाह कोटला दिल्ली में की गई थी। यह समय है 1928 का। तो बताइए कि इसमें सही कौन सा है। 33, और इसका भी राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसमें हो जाएगा आपका सी वाला। इसमें सभी नहीं सही है, जो सही है वो एकमात्र इसका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाला है, ये परफेक्ट है, लेकिन ऊपर वाले दोनों गड़बड़ दिखाई देते हैं। देखें JM चटर्जी, नीलकंठ ब्रह्मचारी और वांची अय्यर के द्वारा 1904 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो यहाँ पर फिरोज शाह मेहता का जो नाम दे दिया है उसकी वजह से गड़बड़ हो गया है। फिरोज शाह मेहता का नाम भारत माता समिति से नहीं जुड़ा है। और अनुशीलन समिति की अगर बात की जाए तो ज्ञानेंद्र नाथ बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। सत्येंद्र नाथ बोस का इसमें नाम नहीं है। तो ये दोनों ही गलत हैं ऊपर वाले, सिर्फ सी सही है। प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। यहाँ देखिए एझावा आंदोलन जो है ये पद्मनाभन पिल्लई के सहयोग से चलता है। रब्बीपुरम के लीडर थे नारायण गुरु, आत्मसम्मान के थे रामास्वामी नायकर, और दलित वर्ग आंदोलन के नेता थे अंबेडकर। तो बताइए कि इसमें सही कौन सा है। 34 को आप देख रहे हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। पहला वाला जो है वो गलत है इसमें से। मतलब ये है एझावा मूवमेंट जो है ये एक धार्मिक सुधार आंदोलन था और नारायण गुरु के द्वारा ही इसको केरल में चलाया गया था। प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं। यहाँ देखिए पूछा गया है कि सही कौन सा है।
तो देखिए 1843 में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में सिक्किम को भारत में मतलब भारत अर्थात ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को षड्यंत्र और राजद्रोह के आरोप में 12 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी और ये समय है 1931-32 का। तो देखें और बताएं। और 35 जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें से कोई भी जो है वो सही नहीं है। असल में एलनबरो के समय में 1843 का जो समय था तो सिंध को भारत में पूरी तरह से मिलाया गया था, ये एक बात है। और यहाँ पर दिया हुआ है आपका सिक्किम, जबकि यहाँ होना चाहिए क्या, सिंध। तो जगह का नाम गलत दिया है। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी का यहाँ नाम ही नहीं आएगा, यहाँ तो मानवेंद्र नाथ राय का नाम आएगा जिन्हें 12 साल की कारावास की सजा सुनाई जाती है। तो इसमें से हम डी को चुनते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया गलत विकल्प कौन सा है। तो श्वेत विद्रोह जो व्हाइट म्यूटिनी है वो लॉर्ड कैनिंग के समय में होती है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स ये मेयो के समय में होता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये इंप्लीमेंट होता है और समय है लॉर्ड लिटन का। इंट्रोडक्शन टू द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ये रिपन के जमाने में होती है। अब बताइए कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। प्रश्न को ध्यान से देखिए। पहला वाला सही है, ठीक है। इसमें गलत की तलाश करनी है तो पहला जहां जहां दिखे वो वाला विकल्प हमें हटा देना है। अब इसमें अगर ध्यान से देखें तो ए वाला जो है वो गायब हो जाता है। अब बचते हैं इसमें बी और सी, और डी वाला भी हो सकता है। फिलहाल 36 जो है इसका राइट आंसर इसमें से क्या होगा, डी ही होगा, क्योंकि जितना दिया है सभी सही है, इसमें गलत कुछ नहीं है, जितनी जानकारी है परफेक्ट। अगले को देखते हैं। यहाँ देखें, इसमें कहा गया इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इसके जो एस्टेब्लिशमेंट करने वाले व्यक्ति थे, फाउंडर थे, उनका नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे महादेव गोविंद रानाडे। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी। अभिनव भारत संस्था जो है ये विनायक दामोदर सावरकर के माध्यम से स्थापित की गई थी। और अखिल भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक थे नारायण मल्हार जोशी। तो अब आप ये बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न आप पूरा देख रहे हैं, इसमें 5 अलग अलग जो मिलान करके दिया हुआ है वो दिखाई दे रहा है। पूरे प्रश्न को आप देख रहे हैं। असल में सही जवाब इसका सी हो जाएगा, ठीक। तीसरा, चौथा और पांचवा, यहाँ ये तीनों ही जो है ये सही है, लेकिन ऊपर के दोनों गलत हैं। कैसे गलत हैं? तो देखिए, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो है इसके संस्थापक कौन है, महादेव गोविंद रानाडे हैं और समय है 1887 का। तत्वबोधिनी सभा जो है इसके संस्थापक हैं देवेंद्रनाथ ठाकुर और इसका जो समय है वो 1839 का है। 1843 की है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष हैं। तो ऐसे करके हम इसे देखते हैं, लेकिन बाकी 3 सही हैं, सिर्फ 2 ही गलत था इसमें। इसके बाद अगले वाले को देखें और यहाँ देखिए पूछा गया है कि इसमें जो मिलान करके दिया हुआ है सही उत्तर कौन सा है बताइए। तो संगम वंश के अंतिम शासक थे हरिहर और बुक्का। सालू वंश के अंतिम शासक थे एमादी नरसिंह राव और सदाशिव राव जो है ये तुलुव वंश के अंतिम रूलर थे, जबकि श्रीरंग तृतीय जो है ये अरविडू वंश के अंतिम रूलर थे। इसमें सही जानकारी आपको चुननी है और आप जानते हैं कि संगम वाला जो है वो गलत दिया है। संगम वंश की शुरुआत ही हरिहर और बुक्का से होती है, तो अंत कहाँ से हो जाएगा, है ना। तो इसमें पहला वाला गलत है और डी वाले को हम इसमें से हमें सही चुनना है ना, तो डी को बाहर कर देते हैं। अब बचते हैं 3 विकल्प आपके पास, इसमें से देखिए और बताइए। तो 38 जो है इसका राइट आंसर इसमें से बी हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, बाकी सभी सही है, ठीक है। एकमात्र ऊपर वाला गलत है। इसके बाद प्रश्न संख्या 39 को देखिए। यहाँ पर कहा गया कि 5वीं शताब्दी के एक बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, इनका नाम था दिनग्गा। असल में इनको बौद्ध तर्क शास्त्र के संस्थापक के तौर पे देखा जाता है। मृच्छकटिकम और नैषधीय चरितम ये पुस्तकें शूद्रक और विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई। और 5वीं शताब्दी के एक महान पाली विद्वान थे, इनका नाम था बुद्ध घोष और इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना का नाम है विशुद्धिमग्ग। तो अब इसमें आपको देखना होगा कि सही कौन सा है। प्रश्न को आप देख रहे हैं 39 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा, ठीक है। पहला और तीसरा, पहला सही है और तीसरा सही है और यही सही है। इसमें मृच्छकटिकम वाला जो दिया है वो गड़बड़ है। मृच्छकटिकम देवी चंद्रगुप्तम और नैषधीय चरितम ये जो पुस्तक है, मृच्छकटिकम को शूद्रक ने लिखा था, देवी चंद्रगुप्तम को लिखने वाले विशाखा दत्त थे और नैषधीय चरितम को लिखने वाले श्रीहर्ष थे। तो ऐसे करके होगा, यहाँ लेखकों का नाम गलत दिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 40 में आपसे पूछा गया कि लिस्ट को मिलान करके बताइए कि इसमें सही कौन सा है। तो यहाँ महाजनपदों का नाम दिया है और वहाँ जो शासक काम कर रहे थे उनका नाम दिया है। इसमें मिलान आपको करना है, तो मिलान अगर कीजिएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें कौन सा होगा। इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा, ध्यान से पहले देख लीजिए, ए वाला हो जाएगा। ए वाला ही सही है, थोड़ा सा आगे पीछे आपको करना पड़ेगा। मतलब वत्स का शासक उदयन था कौशाम्बी, चेदी का था शिशुपाल, वज्जी का था आपका चेटक और कौशल के थे प्रसेनजीत। ऐसे करके इसको मिलाएंगे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लिस्ट 1 कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है, इसमें से आपका सही कौन सा है बताइए।
तो पहली जो जैन परिषद है वो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में होती है और दूसरी जो है वो दर्गीगंज की अध्यक्षता में वल्लभी में होती है। पहली वाली पाटलिपुत्र में और दूसरी वल्लभी में होती है। तो बताइए इसमें सही कौन सा है। और प्रश्न संख्या 41 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दोनों सही है, दोनों ही इंफॉर्मेशन अपनी जगह पे एकदम पक्की। प्रश्न संख्या 42 को देखते हैं। यहां देखिए, डायनेस्टी और फाउंडर का नाम दिया है। मौर्य राजवंश के महापद्मनंद संस्थापक थे, ऐसा दिया हुआ है। नंदों के थे चंद्रगुप्त मौर्य। बिंबिसार जो था ये हर्यक डायनेस्टी का था और कण्व डायनेस्टी का जो संस्थापक है वो सिमुक था। तो इसमें आराम से आप पहचान सकते हैं, सब उल्टा सीधा दिया है, सिर्फ एकमात्र सी वाला सही दिया है। मौर्यों का चंद्रगुप्त, नंदों का महापद्मनंद, कण्वों का कौन, वासुदेव, और सिमुक कौन, तो आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक। इसके बाद 43 को देखते हैं। यहाँ देखिए, इसमें आपको ये बताना है कि जो 3 स्टेटमेंट है उसमें से सही कौन सा है। तो अशोक का जो 13वां इंस्क्रिप्शन था उसके हिसाब से अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में वो कलिंग पर विजय प्राप्त करता है और ये उसके जीवन का एकमात्र युद्ध था। 8वें शिलालेख के हिसाब से 10वें वर्ष में अपने शासनकाल के वो संबोधि यात्रा करता है, यानी बोध गया जाता है। और 5वें अभिलेख के हिसाब से 13वें वर्ष में अपने शासनकाल के वो धर्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। तो इसमें से सही कौन सा है, प्रश्न को देखिए और बताइए। तो 43 आप देख रहे हैं, राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए, इसमें से डी हो जाएगा, मतलब तीनों ही सही। इसके बाद देखें 44 को। 230 ईसा पूर्व में सातवाहनों का उदय होता है। सेलुसिड मौर्य युद्ध होता है, मतलब सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच में युद्ध होता है। वो समय 305 से 303 का है। कलिंग का युद्ध लड़ा जाता है 261 में। 57 ईसा पूर्व में लड़ा जाता है, माफ कीजिएगा 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत होती है। और हाइडेस्पीस की लड़ाई जो है ये मतलब यहाँ पे सिकंदर और राजा पुरुषोत्तम के बीच में होती है और ये समय क्या है, 326 ईसा पूर्व का है। 326 ईसा पूर्व में झेलम के तट पे, ये झेलम और व्यास नदियों का बीच का हिस्सा था, तो यहाँ पर ये युद्ध लड़ा जाता है। अब बताइए इसमें से कौन सा सही है। प्रश्न संख्या 44 को आप देख रहे हैं और 44 जो है इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा डी वाला, सभी सही है। जितनी इंफॉर्मेशन है सबकी सब एकदम अच्छी खासी परफेक्ट। अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखिए, दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग था, दीवाने इंशा पेंशन विभाग था, दीवाने अर्ज जो है ये अपीलेट के लिए एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। प्रश्न संख्या 45 और करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, केवल पहला ही सही है। दीवाने अमीर को ही ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था और ये कृषि विभाग था। बाकी दीवाने इंशा जो है ये पत्राचार विभाग था और सैन्य विभाग को कहा जाता था दीवाने अर्ज। दीवाने इश्तिहाक जो है ये पेंशन विभाग था और रिसालत जो था ये अपीली विभाग था। तो इसमें सब गलत दिया है, सिर्फ एकमात्र पहला वाला सही दिया है। प्रश्न संख्या 46 को देखते हैं। यहाँ देखें 3 स्टेटमेंट है, आपको गलत की तलाश करनी है। तो मिनहाजुल सिराज जो है ये फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान सईद की उपाधि देता है। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नाम का शहर बसाया था जो कि दिल्ली का तीसरा शहर था। और बाबर ने दिल्ली को अफगानों से छीन लिया और दिल्ली को मुगल शक्ति का केंद्र बनाया। ऐसे करके दिया है। अब इसमें गलती की तलाश आपको करनी है। ये 46 आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा, केवल पहला वाला। केवल पहला वाला गलत है, मिनहाजुल सिराज वाला जो दिया है। मिनहाज ने इल्तुतमिश को सुल्तान सईद कहा था। इसके बाद 47 को देखें। यहाँ पर पूछा गया कि कंद्यूनियार शब्द जो है इसका प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता था और ये जो शब्द है ये चोलों के ग्राम प्रशासन से जुड़ा हुआ है। तो बताइए। और 47 जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये लैंड ओनिंग फार्मर्स के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द था। जो भूस्वामी किसान होता था उसको कंद्यूनियार कहा जाता था। इसके बाद 48 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि सही विकल्प का चयन करिएगा। 3 स्टेटमेंट है। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद और ये सैयद वंश का भी अंतिम सुल्तान था। शेर शाह सूरी ने 303 में सीरी का निर्माण करवाया और इसे दूसरी दिल्ली कहा गया। दिल्ली के चारों कोनों पर भोजपुर, पटियाली, कंपिल और जलाली इस नाम से 4 किलों का निर्माण ये बलबन के द्वारा करवाया गया था सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 48 को आप देख रहे हैं। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, केवल तीसरा ही सही है। तीसरा ही सही है, बाकी सब गलत है। असल में दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद था और ये तुगलक डायनेस्टी का अंतिम सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दूसरी दिल्ली के नाम से ये सीरी का निर्माण करवाया गया था। और बलबन वाला तो सही है, वो आप देख ही रहे हैं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखें, करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो मुहर्रिर जो शब्द है ये असल में शब्दों का अर्थ दिया हुआ है मुगल काल का। तो मुहर्रिर नाम का जो शब्द है ये लेखाकार यानी अकाउंटेंट के लिए यूज होता था। बक्काक कहा जाता था, बक्काल कहा जाता था असल में अनाज के व्यापारी को। मौजा जो है ये ग्राम को कहा जाता था और पाही कहा जाता था टेम्पररी फार्मर को। अब इसमें जो शब्दों के अर्थ दिए हैं उन्हें ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 49 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, सभी सही है इसमें से।
आप देख रहे हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 50 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि चंदेरी का युद्ध जो है ये 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। सामूगढ़ की लड़ाई 1658 में लड़ी गई थी औरंगजेब और दारा के बीच में। सरहिंद का युद्ध जो है ये मुगल साम्राज्य और सूर साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था, समय है 1555। और कन्नौज का जो युद्ध है ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 1540 में होता है। तो गलती कहाँ पर है बताइए? गलती इसमें शुरुआत में ही है। चौसा के युद्ध की बात यहाँ हो रही थी। 1539 में क्या होता है? चौसा का युद्ध होता है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा जाता है और इसमें शेरशाह सूरी छापामार टेक्नोलॉजी अपनाता है और हुमायूं के छक्के छूट जाते हैं। तो ये ए वाला गलत है। चंदेरी का युद्ध जो है ये तो आप जानते ही हैं कि ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। बाबर जीतता है, ये 1528 की बात है, पीछे की बात। इसके बाद आप देख रहे हैं अगले प्रश्न को, जो कि है आपका 51वां। कथन 1 और कथन 2 दे रखा है, सही कौन सा है वो आपको देखना है। तो देखें और बताएं। और 51 जो है इसका राइट आंसर इसमें सी हो जाना चाहिए। मतलब पहला तो सही है, दूसरा गलत है। पहले वाले में कहा गया ना कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव, सही बात है। लेकिन यहाँ जो संशोधन का नंबर दिया है उसी में गड़बड़ है और इसीलिए हम सी को चुन रहे हैं। असल में ये संविधान में जो संशोधन होता है ये 102वां था, न कि 103वां। 102वें नंबर का संशोधन था। प्रश्न संख्या 52 को देखें। यहाँ पर पूछा गया, फिर से कथन देकर 2 ठे पूछा गया है कि इसमें से सही कौन सा है। तो राजमन्नार कमीशन जो है ये भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश करता है। मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कम से कम 75 होनी चाहिए। बताइए इसमें सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 52 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। पहला कथन सत्य है लेकिन दूसरा कथन इसमें भी गलत है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो इसमें कम से कम 50 की संख्या होनी चाहिए, 75 की नहीं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखिए इसमें फिर से कथन, पहले वाले में कहा गया नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2014 को होती है, 1 जनवरी 2014 को होती है और 63वां संशोधन होता है 1989 में और मतदान की जो आयु है उसको घटा दिया जाता है, 21 से घटाकर 18 कर दिया जाता है। ऐसे करके जानकारी दे रखी है। अब इसमें बताइए सही कौन सा है। सही इसका बी वाला है, ठीक है। मतलब ये है कि इसका दूसरा कथन ही गलत है। यहाँ आप देख रहे हैं पहला वाला जो है वो माफ कीजिएगा, पहला और दूसरा दोनों गलत है। पहला वाला भी गलत है। 2014 में ये कहाँ आता है? नीति आयोग की स्थापना होती है 2015 में। 2014 से बात चलती रहती है और 2015 में ये काम कर दिया जाता है 1 तारीख को। तो यहाँ होना चाहिए 2015। और यहाँ जो संशोधन दे रखा है ये 61वां संशोधन था और ये होता कब है? ये 1989 में होता है। पहले मतदान की आयु 21 साल थी, यहाँ से हो जाती है 18। इसके बाद प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के द्वारा डायरेक्टली किया जाता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। बेनेगल नरसिंह राव ने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ असल में छलावा है, धोखा। तो बताइए इसमें सही कौन सा है। और प्रश्न संख्या 54 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तीसरा वाला जो कथन है वो गलत है। ये नरसिंह राव का कथन नहीं था। तो फिर ये किसका कथन है? ये नाम्बियार का कथन था। इसके बाद अगले प्रश्न को देखें। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि करेक्ट कौन सा है। तो आर.के. षडमुख शेट्टी जो है ये 1947 का जो कैबिनेट था उसमें रेलवे और परिवहन मंत्रालय संभाल रहे थे और 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती है उसमें C.H. भाभा ने विधि मंत्रालय का जो जिम्मा है उसको संभाल के रखा हुआ था। तो अब इसमें आप बताएं कि कौन सा जो कथन है वो सही है। दोनों को आप देख रहे हैं और 55 राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ कथन और मतलब कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत हैं, दोनों की इन्फॉर्मेशन परफेक्ट नहीं है। असल में षडमुख शेट्टी जो है इनको वित्त मंत्रालय दिया गया था, रेलवे परिवहन से इनका कोई संबंध नहीं है। और जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय दिया गया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें गलत दे रखी है। प्रश्न संख्या 56 को देखते हैं। यहाँ भी 2 स्टेटमेंट सही की तलाश आपको करनी है। तो किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानसभा में, माफ कीजिएगा, राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य है, यानी विधान परिषद का सदस्य है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा की अधिकतम जो लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 6 ही महीने बढ़ाई जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो बताइए इसमें सही कौन सा है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला इसमें गलत है। मतलब इसमें जो अवधि है वो केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, एक बार में, 6 महीने के लिए नहीं।
इसके बाद देखिए अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 57 कथन दे रखा है, इसमें से आपको देखना होगा कि सही कौन सा है। तो राष्ट्रपति भारत का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। आर्टिकल 53 के हिसाब से संघ की जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 50 होनी चाहिए और किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होनी चाहिए। बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 57 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा सी वाला। ठीक, पहला कथन सत्य है लेकिन दूसरा कथन जो है वो असत्य है। दूसरे को हम छांट कर बाहर कर देते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। यहाँ देखें, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। तो 42वां संशोधन 1976 का है। मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल किया गया था और राज्य विधानसभा भारत के राष्ट्रपति राज्य विधान परिषद के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग ले सकती। अब इसमें से आपको ये देखना होगा कि सही कौन सा है। प्रश्न को तो आप देख ही रहे हैं और 58 को आपने देखा, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। दोनों ही यहाँ पर ठीक है, दोनों सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि गलत विकल्प का चयन करिए। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल 32 उसको हृदय और आत्मा कहा है संविधान का। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत शामिल होती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला जो है काफी प्रसिद्ध वाद है। तो इसमें संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था कि संसद उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती और जब कोई उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन के लिए कोई लेख जारी करता है तो उसे कहा जाता है मैंडमस यानी परमादेश। तो अब बताइए इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? कोई ना कोई एक कथन जो है वो गलत है और इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा डी वाला। परमादेश नहीं कहा जाता है यहाँ, या तो आप परमादेश की डिफिनीशन को ही बदल दीजिए। मतलब दायित्व निर्वहन की जो बात होती है, अब यहाँ देखें दो तरह के अधिकार होते हैं, उच्च न्यायालय का होता है और सर्वोच्च न्यायालय का होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो रिट जारी करने की शक्ति है उसके अंतर्गत ही आता है और उसमें ये कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो किसी व्यक्ति को भी कह सकता है, किसी संस्था को भी, कि अपना कर्तव्य निभाइए। तो ये जो मतलब ये जो उसकी रिट का नाम होता है इसको कहा जाता है परमादेश। तो डी वाला इसमें गलत दिया है, बाकी सब सही है। अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 को आप देख रहे हैं। ट्यूबलाइट में आमतौर पे मरकरी की वेपर भरी जाती है और साथ में आर्गन गैस होती है। एक इनर्ट गैस जो है उसमें क्रिप्टॉन गैस, मतलब इनर्ट गैसेस का अपना एक ग्रुप है, ऑक्टेट रूल वो पूरी तरह से फॉलो करती है। उसमें अभिक्रियाशीलता बहुत कम पाई जाती है। तो क्रिप्टॉन उसमें से जो है उसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है और फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सेलेनियम धातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आप बताइए कि इसमें सही कौन सा है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, पहला और तीसरा सही है लेकिन यहाँ क्रिप्टॉन का जो दिया है वो गड़बड़ है। जिनॉन को कहा जाता है स्ट्रेंजर गैस, XE से इसको डिनोट किया जाता है और ये जो है ये स्ट्रेंजर गैस कही जाती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 61 को देखते हैं। यहाँ देखिए, लाइसोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। गोताखोर हवा में सांस हवा के स्थान पे पानी में जब गोता लगाते हैं तो अपने साथ सिलेंडर लेकर जाते हैं। अब वो जो ऑक्सीजन टैंक उनका होता है उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम का मिक्सचर होता है, ऐसा कहा जा रहा है। और कोशिका में, मतलब पौधों की जो कोशिका झिल्ली है उसके अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत इसमें पाई जाती है जिसको कि कोशिका भित्ति कहा जाता है यानी सेल वॉल कहा जाता है। बताइए इसमें गलती कहाँ पर है? तो 61 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए वाला। लाइसोसोम को नहीं कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। यहाँ जो ए वाला ऑप्शन है वही गलत है, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 62 को देखिए। यहाँ पर कहा गया यकृत की जांच को कोलोनोस्कोपी कहा जाता है। कोशिका द्रव्य एक जेलीनुमा पदार्थ होता है यानी साइटोप्लाज्म जो है वो जेली लाइक सबस्टेंस होता है और ये कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में यानी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है। अब यहाँ विटामिन डी की उपस्थिति में शरीर में कैल्शियम का अवशोषण बढ़ जाता है। हड्डियों को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की काबिलियत प्राप्त होती है विटामिन डी से, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। तो अब आप बताएं कि सही कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 62 और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसमें से बी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही है लेकिन पहला वाला गलत है। बड़ी आंत की जांच के लिए कोलोनोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है ना? यकृत की जांच के लिए नहीं किया जाता है। यकृत की जांच के लिए LFT टेस्ट होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, उसके माध्यम से इसका पता लगाया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 63 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि पेप्सिन नाम का एंजाइम जो है ये प्रोटीन के डाइजेशन में सहायक होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति तथा हरित लवक का अभाव होता है और इंसुलिन नाम का जो एंजाइम है ये स्टार्च के पाचन में सहायक होता है और ये हमारी लार में पाया जाता है। तो बताइए इसमें सही कौन सा है? तीसरा वाला सरासर गलत है। आप जानते हैं इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अपने पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय से प्राप्त होता है। तो तीसरा गलत हो जाता है, तो इसमें आराम से आप अपने सही उत्तर तक पहुंच जाते हैं। रास्ता साफ है, पहला दूसरा दोनों सही। इसके बाद देखें अगले प्रश्न को।
यहाँ पर कहा गया कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020 जो है 2020-21 ये संस्करण है इसका, तो इसके हिसाब से नॉमिनेट किए गए छात्रों की संख्या के मामले में, नॉमिनेशन के मामले में टॉप पे कौन सा राज्य है बताइए। छात्र संख्या नामांकन जो होता है उसके मामले में पहले नंबर पे कौन है? आप जानते हैं, सरल ये प्रश्न पूछा गया है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूपी। अब इसमें ये नहीं है कि उतने जो छात्र नामांकन करवाते हैं वो सब पढ़ी लिख लेते हैं, लेकिन नामांकन नाम लिखवाने के मामले में ये सबसे पहले नंबर पे। प्रश्न संख्या 65 को देखते हैं। यहाँ पर आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी की बात हो रही है, यानी बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक, और ये 2022 का डाटा है। तो इसके अकॉर्डिंग 2 स्टेटमेंट दिए हैं। कहा गया कि ये जो सत्र है इसमें दुग्ध उत्पादन में 5.29% की एनुअल ग्रोथ दर्ज की गई और दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है वो 444 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से थी। तो बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है? कुछ गलत नहीं, जितनी जानकारी है सभी सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66। अब यहाँ पे जो लाइव स्टॉक सेंसस है 2019 वाला, वही लेकर हम चल रहे हैं अभी। तो उसके हिसाब से कुक्कुटों यानी मुर्गियों की संख्या के मामले में पहले स्थान पे है तमिलनाडु, मवेशियों के मामले में है वेस्ट बंगाल, भैंसों के मामले में है तेलंगाना, ऊँटों के मामले में है राजस्थान। गलती कहाँ पर है बताइए? तो भैंसों की संख्या भी पीछे पिछले टेस्ट में आपने देखा था, भैंसों के मामले में यूपी इस समय नंबर 1 पे चल रहा है। तो यहाँ तेलंगाना कहाँ से आ जाएगा? तेलंगाना को बाहर कर दीजिए। चलिए, सी वाला हमने निकाल लिया, काम बन गया। अब इसके बाद 67 को देखते हैं। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट, ये भी पुरानी ही चल रही है, 2021। तो इसके हिसाब से बांस आच्छादित क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 राज्यों का आपको चयन करना है जो कि शीर्ष पे आते हैं, टॉप 3। ये बंबू का कवर इसमें ज़्यादा पाया जाता है। तो बताइए, तो 67 को आप देख रहे हैं, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मतलब इसमें आप देखें जो पहला, तीसरा और 5वां है, पहला, तीसरा, 5वां, यानी मध्य प्रदेश, अरुणाचल और महाराष्ट्र। ठीक, मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए, इसमें कहा गया कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है, यानी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स 2022, उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट है उसको आपको चुनकर बाहर करना है। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड, ये भारत में पाए जाते हैं और 5 में से कोई एक बच्चा भारत में जरूर गरीब है, मतलब गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहा है। और 2005-06 से लेकर 2019-21 यहाँ तक का जो समय है उसमें 41.5 करोड़ लोग भारत में ये गरीबी से निकलने में सफल रहे। अपनी गरीबी को इन्होंने अपने प्रयासों से दूर कर लिया है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? प्रश्न संख्या 68 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। बड़े दुख की बात है कि सबसे ज्यादा गरीब बच्चे भारत में हैं और यही देश का भविष्य है। मतलब यहाँ तक आंकड़ा है कि 5 अगर बच्चे हैं तो उसमें से एक ऐसा जरूर होगा जिसकी कि जो दैनिक जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही होंगी, मतलब वो गरीब है। इसके बाद प्रश्न संख्या 70 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022, गलत विकल्प का चयन करिए। तो 1 लाख से ज्यादा आबादी की श्रेणी में इंदौर पहले स्थान पे था, स्वच्छ शहर, और 1 लाख से कम के मामले में तमिलनाडु का कुन्नूर जो है वो सबसे ज्यादा साफ सुथरा था। तो अब इसमें गलती कहाँ पर है बताएं? गलती अगर देखी जाए तो इसमें आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें दिखाई देती है। कुन्नूर इसमें सबसे स्वच्छ नहीं चुना गया है 1 लाख से कम आबादी में, ये पंचगनी है और पंचगनी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर होना चाहिए था पंचगनी, जो कि दिया नहीं। इसके बाद प्रश्न संख्या 70 को देखें। अब यहाँ देखें, कहा गया कि पश्चिम बंगाल में प्रत्येक वर्ष धान की 3 किस्में बोई जाती है, मतलब 3 मौसम होते हैं और इसे असमन और बोरो कहा जाता है। ट्रिटिकल जो है ये गेहूं और राई को मिलाने से तैयार होता है, मतलब उसका क्रॉस करके तैयार किया जाता है। तो सही कौन सा है? सही दोनों है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है, असमन और बोरो के नाम से 3 अलग अलग जो धान की फसलें हैं वो वेस्ट बंगाल में उगाई जाती हैं, वहाँ इसके लिए उपयुक्त वातावरण होता है। अब यहाँ इकोनॉमिक सर्वे एक बार फिर से आ धमका है और इसमें आपको बताया गया है कंबाइंड बर्थ रेट के बारे में। तो ध्यान से देखिए, 2020 के आंकड़े के हिसाब से संयुक्त जन्म दर जो है वो 21 प्रति हजार और संयुक्त मृत्यु दर कितनी है? 6.1 प्रति हजार। और संयुक्त बाल मृत्यु दर जो है यानी कंबाइंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो असल में 28 पर 1000। बताइए इसमें से कौन सा गलत है? तो 71 का ऊपर वाला ही आप चुन लीजिए, पहला ही गलत है, बाकी सब तो सही है। बोहनी ही खराब हो गई है, पहला वाला गलत दिया है। असल में 19.9 प्रति हजार है। जन्म दर इतनी ज्यादा हाई अगर रहेगी तो काम बिगड़ जाएगा ना। 19 है 19.9, मतलब लगभग आप 20 कह सकते हैं, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट आंकड़ा पूछ रहा है तो आप 19.9 को आप याद रखेंगे। इसके बाद 72 को देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे के लिहाज से सही क्या है। तो मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित जन्म पे 110 है और आंकड़ों के हिसाब से निवल बोया गया जो क्षेत्र है वो 3,570,000 हेक्टेयर है।
हेक्टेयर जो है ये एरिया मेजरमेंट का तरीका है, मात्रक है। तो 72 को आपने देखा और करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। दोनों सही है, यहाँ पे सही की तलाश करनी थी। अब यहाँ फिर हमें गलत की तलाश करनी है। तो देखिए इसमें 3 स्टेटमेंट है। इसमें ये कहा जा रहा है कि 15-16 के आंकड़े के हिसाब से जोतों का औसत आकार 2.22 है हेक्टेयर में, और प्रति व्यक्ति आय जो है वो 2,64,835 रुपये थी। ये ऐसा कहा गया 2021-22 में। और हरियाणा राज्य के गठन के समय प्रचलित कीमतों पर 1996 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय केवल 608 रुपये थी, और इतना ज़्यादा इसमें इजाफा हो गया। तो गलती कहाँ पर है बताइए। गलती इसमें आप ध्यान से देखें तो इसका जो सी वाला है उसमें, मतलब तीसरे वाले स्टेटमेंट में दिखाई देती है। यहाँ जो आप देख रहे हैं 1996 नहीं बल्कि 1966, यहाँ गठन की बात हो रही है। तो हरियाणा इतना जल्दी का थोड़े न गठित हुआ है, ये 1966 की बात है। तो 1966 में 608 रुपये थे, प्रति व्यक्ति आय केवल 608 थे। ये तीसरा गलत है, बाकी सब सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखें हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण, उसके बारे में बताइए। तो यहाँ सही की तलाश करनी है। राजकोषीय प्रबंध करने के हिसाब से देश में पहले स्थान पे है राज्य। ई स्टैंपिंग प्रणाली को 1 मार्च 2017 को लागू किया गया, और जीएसटी एक्ट जो है ये 1 जुलाई 2017 को राज्य में लागू होता है। अभी 2000 के नोट बंद होने वाले हैं। और जिला सहकारी बैंकों के द्वारा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना 2010 से लागू की गई। तो बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 74 को आप देख रहे हैं, ये पूरा प्रश्न दिखाई दे रहा है, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। लेकिन चौथा वाला इससे बाहर हो जाता है। असल में आप जानते हैं कि जो जिला सहकारी बैंक है ये दुर्घटना बीमा योजना जारी की जाती है 2009 में, 2010 में नहीं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखें। यहाँ पर कहा गया कि बताइए सही कौन सा है। तो सबसे पहले अलग हरियाणा की मांग उठाने वाला व्यक्ति जो था वो पीरजादा मोहम्मद हुसैन, और सबसे पहले अलग हरियाणा की मांग उठती है 1907 में। भारत के बुनकरों का शहर कहा जाता है झज्जर को, और हरियाणा का निर्माता कहा जाता है चौधरी बंसीलाल को। तो सही कौन सा है बताइए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, तीसरा इसमें गलत है। तीसरा वाला स्टेटमेंट बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत को, न कि झज्जर को। इसके बाद देखें अगले को 76। यहां पर पूछा गया कि सही विकल्प कौन सा है। तो चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। बेडाक्विलिन औषधि जो है ये तपेदिक रोग से संबंधित है, और हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की अगर उपस्थिति होती है तो पीतल का रंग फीका हो जाता है। बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो सही विकल्प कौन सा है जरा बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें पहला, दूसरा और चौथा सही है, लेकिन तीसरा वाला गलत है। हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति नहीं, बल्कि हवा में अगर हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S ये अगर पाई जाती है तो पीतल जो है या अधिकतर धातुएं उनका रंग फीका पड़ जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। यहां पर कहा गया कि सही विकल्प बताइए कौन सा है। तो 21 जून 2010 हरियाणा के गुरुग्राम से राज्य में पहली बार मेट्रो सेवा को शुरू किया जाता है, और रेवाड़ी रेलवे स्टेशन हरियाणा का जो है वो ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है पूरे राज्य में। हरियाणा का पहला ग्लोबल स्किल पार्क जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया गुरुग्राम में, यानी गुरुग्राम में असल में, और ये सिंगापुर की मदद से स्थापित हुआ है। जबकि हिसार इज द डिस्ट्रिक्ट विथ लार्जेस्ट एरिया ऑफ सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी लैंड इन हरियाणा। यहाँ पे जो क्षारीय और खारी जमीन है सबसे ज़्यादा पाई जाती है हिसार में। तो अब बताएं इसमें सही कौन सा है। प्रश्न को पूरा आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें आपका डी हो जाएगा। सभी सही है, जितनी इंफॉर्मेशन है सभी परफेक्ट। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। हरियाणा राज्य से संबंधित सही विकल्प का चयन। तो पहला कैशलेस गांव है हरियाणा का नीलामाली, ये सिरसा में पड़ता है, और पहला कैशलेस मेला था सूरजकुंड का हस्तशिल्प मेला। पैसे का नहीं बल्कि जो डिजिटल पेमेंट का माध्यम है उसका प्रयोग किया गया। कैशलेस यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। जींद जो हरियाणा का है वहां पे पहली कैशलेस जेल है, और सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्रफल के लिहाज से अगर देखी जाए तो बलरामगढ़। अब इसमें आप देखें और बताएं कि कौन सा आपका सही है। प्रश्न को देखिए। 78 को आप पूरा ही देख रहे हैं, और करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, पांचवा गलत है। पांचवा गलत है, ध्यान से देखिए, बाकी सभी सही है। ठीक है, पांचवें में क्या समस्या है। सबसे छोटी विधानसभा बलरामगढ़ है, यहाँ सबसे बड़ी दे दिया है। सबसे बड़ी कौन सी है, लोहारू है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर मूल्य वर्धित कर जो है उसको लागू करने का काम सबसे पहले हरियाणा राज्य ने किया था पूरे भारत में। यहाँ वैट की बात हो रही है। इसके बाद भारत में फसल बीमा योजना लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा था। जन शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के मामले में भी हरियाणा पहला था, और वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू करने के मामले में भी हरियाणा पहला था।
स्वास्थ्य आपके द्वार कार्यक्रम को लागू करने के मामले में भी हरियाणा का पहला स्थान है। ऐसे करके इसमें 5 अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं और विकल्प आप देख रहे हैं। बताइए इसमें से कौन सा हमें चुनना चाहिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा, यानी सभी। इसमें सही ढूंढने के लिए कहा जा रहा है, ये सभी सत्य हैं। 5 जो कथन है वो इसमें सही दिए हुए हैं। इसके बाद 80वें नंबर के प्रश्न में फिर से 5 स्टेटमेंट है, सही की तलाश आपको करनी है। तो ऋण माफ करने वाला भारत का पहला राज्य, कृषि ऋण माफ करने वाला हरियाणा है। गांवों को सड़कों से जोड़ने वाला हरियाणा है। सबसे बड़ा पशु फार्म पूरी एशिया में हिसार में पाया जाता है, हरियाणा में। सबसे पहला भारत का मोबाइल कोर्ट जो है वो पुन्हाना नूह में खोला गया, हरियाणा में। और सबसे कम मतदाताओं की संख्या वाला जो जिला है हरियाणा में वो चरखी दादरी। ये सारी इंफॉर्मेशन है, सही कौन सा है वो आपको देखना पड़ेगा। देखिए और बताइए। तो ये जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, ध्यान से देखिए, डी वाला, यानी सभी जितने दिए हैं वो सभी परफेक्ट। अगले प्रश्न को देखते हैं। 2011 का सेंसस जो कि अभी भी चल रहा है, उसके हिसाब से देखिए सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है वो यूपी में पाई जाती है। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो केरल है। तो बताइए इसमें सही विकल्प कौन सा है। प्रश्न संख्या 81 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 82 को देखते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है कि गलत विकल्प कौन सा है। तो सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल में है। सबसे कम डिकेडल ग्रोथ रेट जो है वो आपके नागालैंड में है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो अरुणाचल है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो बिहार है। इसमें गलत की तलाश आपको करनी है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात तो हरियाणा में ही दर्ज किया गया था, 879। अब सुधार हुआ है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ 2011 की बात हो रही है, तो बिहार यहाँ पे नहीं होगा। प्रश्न संख्या 83 को देखते हैं। सुरक्षा धारणा सूचकांक, सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स 2023, इसके बारे में गलत विकल्प का चयन करिए। भारत का इसमें 93वां स्थान था। पहले स्थान पे उज्बेकिस्तान, सेकंड था संयुक्त अरब अमीरात और तीसरे स्थान पे सऊदी अरब। बताइए इसमें से कौन सा गलत है। तो 83 आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर पहले वाला ही गलत है। इसमें सुरक्षा धारणा सूचकांक को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है और भारत का इसमें 97वां स्थान था, न कि 93वां। बाकी सब सही, 97 यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 84 को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो भारत की रैंक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में 42वीं है। ठीक है, 42वें स्थान पे भारत है। और 11th वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 जो है उसमें भारत की रैंक 126 है, ऐसा कहा गया। और 5th वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 जो है इसमें भारत 8वें स्थान पे। तो गलती कहाँ पर है ये आपको देखना है और बताना है। देखिए और बताइए। और प्रश्न संख्या 84 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। कुछ गलत नहीं है, जितनी इंफॉर्मेशन है सब की सब एकदम सही है। प्रश्न संख्या 85 को देखते हैं। वैश्विक लक्ष्य से 3 साल पहले 2047 तक कौन सी बीमारी को खत्म करने का उद्देश्य ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का रखा गया है और इसके लिए सर्व दवा सेवन योजना को शुरू किया गया है। सर्व दवा सेवन, और इसमें टारगेट 2027 तक का है। बीमारी कौन सी है ये आपको बताना है। तो 85 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। ये फाइलेरिया है। फाइलेरिया से मुक्ति का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद 86 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच, ये तहलका मचा देती है पूरे देश में। सच्चाई कितनी है ये तो नेता ही जाने। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए बाजार नियामक सेबी को जांच करके 2 महीने के भीतर रिपोर्ट देने के बारे में कहा। और रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनका नाम है AM सप्रे। इनकी अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया जो कि जांच करेगा। तो बताइए इसमें गलती कहाँ पर है, ये सारा मामला देखिए। और 86 जो है इसका राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। गलत तो कुछ नहीं है, सब जितनी इंफॉर्मेशन दी है सब की सब एकदम सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 87 को देखिए। सही विकल्प का चयन करिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2020 की है। जीवन ज्योति बीमा योजना 2018 की है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2014 की है और जनधन योजना 2016 की है। सामान्य सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2017 की है। इसमें सही कौन सा है वो आपको देखना है। प्रश्न संख्या 87, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। कुछ नहीं सही, सब का सब यहाँ गलत दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 की है, न कि 2020 की, और 2015 की ही जीवन ज्योति बीमा योजना भी है। ठीक है,
और 2014 में जनधन योजना आती है, आप जानते ही हैं, यहाँ 14 होना चाहिए था। सुरक्षा बीमा योजना जो है ये आपकी 2015 की है, ठीक है। जीवन ज्योति बीमा योजना जो आप देख रहे हैं ये 2015 की है। सुरक्षा बीमा जो है ये भी 2015 की, तीनों 2015 की है, याद रखिएगा। और आपका इसमें अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है ये भी 22 जनवरी 2015 की है। तो सब कुछ इसमें गलत दिया है। इसके बाद 88वें प्रश्न को देखते हैं। मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड नाम की पुस्तक जो है ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व गवर्नर और पूर्व सेनाध्यक्ष जिनका नाम है जे सिंह, इनके द्वारा लिखा गया है और गलत विकल्प का इसमें आपको चयन करना है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स द बीसीसीआई नाम की जो पुस्तक है इसको पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद्म भूषण विनोद राय जी के द्वारा लिखा गया है। द लॉन्गेस्ट नाम की जो बुक है इसको किश्वर देसाई के द्वारा लिखा गया है। गलती कहां पर है ये आपको बतानी है। प्रश्न संख्या 88 को आप पूरा का पूरा देख रहे हैं, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। कुछ नहीं गलत है, सब कुछ यहाँ पे सही है, जितना दिया है सब सही। अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 89। पोर्टल दिया है, लॉन्च किसके द्वारा किया गया है वो इसमें बताना है आपको। तो मिलान करके पहले से ही दिया है, बस ये देखना है कि सही कौन सा है। तो पंख पोर्टल जो है ये यूपी गवर्नमेंट का है। वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल जो है ये भी यूपी गवर्नमेंट का है। संभव भी जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार का ही है। और उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल जो है ये भी जो आप देख रहे हैं ये यूपी गवर्नमेंट का है। तो इसमें सही कौन सा है वो आपको देखना होगा। प्रश्न संख्या 89 को आपने देखा और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, परफेक्ट। लेकिन ये उन्नत इनर लाइन परमिट वाला जो है ये आप देख रहे हैं ये असल में मणिपुर सरकार का है, मणिपुर की गवर्नमेंट के द्वारा इसको लाया गया है। अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 90। अब इसमें तीसरा पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 23, इसके बारे में गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो ये बोस्टन में आयोजित किया गया था, माने अमेरिका में। 15 मार्च से लेकर 30 मार्च 2023 तक इसका आयोजन किया गया और भारत अमेरिका के अलावा जापान, कनाडा, कोरिया गणराज्य की नौसेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया। तो बताइए कि इसमें से कौन सा आपका गलत है। प्रश्न संख्या 90 को आप देख रहे हैं पूरा का पूरा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, केवल पहला वाला गलत है, बाकी सब सही है। यहाँ जो वेन्यू दे रखा है उसी में गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ केवल पहला वाला गलत है, तो हम चुनेंगे इसमें कैसे। प्रश्न संख्या 90 को आप देख रहे हैं। देखिए ये जो सी ड्रैगन है ये अमेरिका के ग्वाम में आयोजित किया गया था, न कि बोस्टन में। जगह का नाम इसमें गलत दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 91 और इसमें कहा गया कि गलत विकल्प कौन सा है, बताइए। तो सिंगापुर का प्रसिद्ध जंबो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो है, जंबो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यानी बहुत बड़ा सा ये तैरता हुआ होटल है, ये दक्षिणी चीन सागर में डूब गया। बढ़िया हुआ। अब इसके बाद देखें शाकुराजिमा ज्वालामुखी जो है, शाकुराजिमा एक वॉल्केनो है और ये क्यूशु द्वीप पे पाया जाता है जो कि जापान का दक्षिणी द्वीप है। और ये पिछले वर्ष ज्वालामुखी उद्गार की वजह से चर्चा में था, ठीक है, जुलाई 2022 की बात। पिछले साल 22 नवंबर 2022 तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु राज्य के मदुरै जिले के अरट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांवों को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करते हुए एक अधिसूचना जारी की थी। तो अब इसमें आपको यह बताना है कि गलती कहां पर है, गलत विकल्प आपको ढूंढना है। प्रश्न संख्या 91 को आप पूरा का पूरा सिर से पैर तक देख रहे हैं। और 91 जो आपने देखा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, केवल पहला वाला, केवल पहला गलत है। ये जो तैरता हुआ होटल डूबा है ना, ये दक्षिणी चीन सागर में डूब गया और ये हांगकांग का था, सिंगापुर का नहीं था, हांगकांग का था। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां देखिए, यहां पर पीएम मित्र यानी मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल पार्क योजना जो है इसके बारे में सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो 17 मार्च 2023 को 7 शहरों में, मतलब 7 राज्यों के 7 शहरों में इसको शुरू किया गया। और ये 7 सिटीज कौन कौन सी हैं, तो यहाँ राज्य के साथ दे रखा है, जैसे कि हरदोई लखनऊ ये यूपी के हैं, धार आपका मध्य प्रदेश का है, नवसारी गुजरात का है, अमरावती महाराष्ट्र का है, कुलबर्गी जो है ये आपका कर्नाटक का है, वारंगल तेलंगाना का है और सलेम तमिलनाडु का है। ये आपके 7 शहर और 7 राज्यों के नाम दिए हुए हैं। पीएम मित्र योजना में टेक्सटाइल उद्योग के तहत चुने हुए शहरों में ट्रेनिंग, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। और साथ में पीएम मित्र योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा नए टेक्सटाइल पार्कों का निर्माण भी किया जाएगा। तो ये सारा जो यहाँ खेल दिया हुआ है इसमें से आप बताएं कि सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 92 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाना चाहिए, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा। ये देखिए, पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है, पहला, तीसरा और चौथा, लेकिन दूसरा गलत है इसमें। ये जो राज्यों के नाम यहाँ दिए हुए हैं ना, 7 शहर और राज्य, वही गलत दिए। इसमें गड़बड़ यह है कि जो तमिलनाडु का दिया है तो तमिलनाडु का सलेम नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए था विरुधनगर, ठीक है। यहाँ सलेम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, विरुधनगर होना चाहिए। और बाकी जितना दिया है वो परफेक्ट।
इसके बाद चलते हैं आगे, यानी यही एकमात्र गलत है, बाकी सब सही था इसमें। अगले प्रश्न को देखिए, यहाँ पर देखिए 93 में कहा जा रहा है गलत विकल्प का चयन करिए। तो भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र जो है, यानी मल्टी आर्ट्स कल्चरल सेंटर, ये नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र का हाल ही में मुंबई के बांद्रा कुर्ला परिसर में उद्घाटन किया गया है। सांस्कृतिक केंद्र इन्होंने खोला है, सही बात है। और कांगो गणराज्य जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते का सबसे लेटेस्ट हस्ताक्षर करने वाला देश बन गया है। तो बताइए गलती कहाँ पर है? ये 93 को आप पूरा का पूरा देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, नॉन ऑफ दीज, गलत कुछ नहीं है, सब सही। प्रश्न संख्या 94, यहाँ देखिए, ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत भारतीय सेना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए सेना सद्भावना विद्यालय, इसका जो बुनियादी ढांचा परियोजना है और शिक्षा यात्रा जैसी कई सारी कल्याणकारी गतिविधियों को चलाने के लिए जानी जाती है। और भारतीय स्थानीय भाषाओं का डिजिटलीकरण करने के उद्देश्य से माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा को शुरू किया गया है। और तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि पेटीएम भुगतान एप्लीकेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की गई। तो अब इसमें गलती कहां पर है? प्रश्न संख्या 94 को आप पूरा देख रहे हैं, ये नीचे विकल्प भी दिखाई दे रहा है, बताइए। और 94 जो आपने देखा, इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा आपका सी वाला। तीसरा वाला इसमें गलत है। ठीक है, तीसरा वाला गलत है, बाकी सब सही है। तो तीसरे वाले में समस्या क्या है, आइए देख लेते हैं। ये है आपका प्रश्न संख्या 94। देखिए, तीसरे वाले में ये कहा गया है ना कि इसको शुरू किया गया है पेटीएम के द्वारा, तो ये फोन पे के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ना कि पेटीएम के द्वारा। यहाँ जो जानकारी दी है वही गड़बड़। इसके बाद देखें अगले वाले को, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सही विकल्प कौन सा है, बताइए। तो महाराष्ट्र राज्य में लोकायुक्त विधेयक को पारित करने का काम किया गया और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है 2023 का, उसमें भारत का स्थान है 85वां, भारत की रैंक है 85। केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा कर्नाटक के मांड्या में 260 करोड़ रुपए की लागत से मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, मतलब जो रेलवे नेटवर्क है उसका विद्युतीकरण का काम हरियाणा में किया गया और ऐसा ये देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, कुल 4 स्टेटमेंट है, आपको देखना है और बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। डी को अगर चुनेंगे तो सब सही हो जाएगा, बताइए। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा, ध्यान से पहले देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका डी ही होगा। सभी सही है, सभी सही है, इसमें जितनी इंफॉर्मेशन है सब परफेक्ट। प्रश्न संख्या 96 को देखते हैं। इसमें 3 स्टेटमेंट है। बागवानी के एकीकृत विकास मिशन के तहत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक और इसके द्वारा हिल्ले हल्ली बेंगलुरु कर्नाटक में कमलम कहा जाता है इसे स्थानीय भाषा में, वैसे हम लोग प्रचलित तौर पे कहते हैं ड्रैगन फ्रूट, आपने देखा होगा। तो इसके लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। और रेयाना बरनावी जो है ये हाल फिलहाल में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला बन गई हैं। स्वर्ण पदक की जीत का हिस्सा रहे ये पूर्व फुटबॉलर हैं, इनका नाम है तुलसीदास बलराम। इनका देहावसान हो गया। इन्होंने एशियन गेम्स 1962 में गोल्ड जीतने वाली टीम का नेतृत्व किया था, मतलब उसमें हिस्सेदार थे। तो अब इसमें आप ये बताएं गलती कहां पर है। प्रश्न संख्या 96 को आप देख रहे हैं, ये नीचे विकल्प भी दिखाई दे रहा है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी वाला। इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, जितनी इंफॉर्मेशन है सब कुछ यहाँ पे सही है। प्रश्न संख्या 97 को देखिए, यहाँ 4 स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिएगा, सही की तलाश करनी है। तो व्यापार मेला मिलेट्स और ऑर्गेनिक्स 2023 ये 3 दिन तक चलने वाला था। तमिलनाडु के त्रिपुरवासिनी में इसको आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश की अवनी चतुर्वेदी जो है ये वीर गार्जियन अभ्यास में सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला लड़ाकू पायलट बन गई। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में गुरुदेव के द्वारा स्थापित 2021 का जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है, इसको यूनेस्को की लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी के तौर पे नॉमिनेट किया गया है। और बृहस्पति के 12 नए उपग्रह खोजे गए हैं। तो अब बृहस्पति के चंद्रमाओं की संख्या 92 हो गई है। तो एक समय था कि शनि आगे आ गया था, अभी बृहस्पति आ गया है और एक बार फिर से शनि आगे निकल गया है। पहले ही नासा के साइंटिस्ट जो है उन्होंने संभावना दर्ज की थी कि शनि के 100 से भी ज्यादा चंद्रमा हो सकते हैं, यानी उसके नेचुरल सैटेलाइट हो सकते हैं, और वो धारणा सही साबित होती हुई दिख रही है। तो बीच में बृहस्पति का 92 उपग्रह के साथ पहले नंबर पे पोजीशन आ गई थी सबसे ज्यादा उपग्रहों के मामले में। लेकिन फिर से एक बार बृहस्पति पिछड़ गया है और चंद्रमा फिर से शनि के कुछ 20 के आसपास नए खोजे गए हैं। तो इस समय सबसे ज्यादा चंद्रमाओं वाला जो ग्रह है वो शनि ही है, ठीक है, लेटेस्ट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। फिलहाल इसमें बताइए कौन सा आपका सही है। प्रश्न संख्या 97 को आप पूरा का पूरा देख रहे हैं। और 97 जो है इसका अगर देखा जाए तो इसमें बी वाला सही मानेंगे। दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, ठीक है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। पहला वाला गलत है, ये जो मिलेट्स और ऑर्गेनिक्स वाला दिया हुआ है।
तो ये त्रिपुरवासिनी जो जगह है ना, ये बेंगलुरु की है, ये तमिलनाडु की नहीं है। बस यही इसमें एकमात्र डाटा जो है वो गलत, यही गलत है, बाकी सब सही। इसके बाद प्रश्न संख्या 98 को देखते हैं। यहां देखिए, इसमें कहा गया कि शांति श्री पंडित जो है ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त की गई है, वीसी नियुक्त की गई। और साइकिलिस्ट है, इनका नाम है स्वाति सिंह, इन्होंने 30वें एकलव्य पुरस्कार 2022 का सम्मान जो है वो प्राप्त किया है। अनवर हुसैन शेख को विश्व स्वास्थ्य संगठन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी वेस्ट मिडलैंड्स इंग्लैंड को सौंपी गई। अब बताइए इसमें सही कौन सा है? प्रश्न को आप पूरा देख रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा इसमें सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तो उसी हिसाब से हम इसमें चुन लेंगे। इसके बाद देखते हैं 99 को। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। 3 स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिए, और ये आपके विकल्प हैं। स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है आपने देख लिया इसे, इसका सी हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। सी में ये दिया हुआ है कि केवल तीसरा गलत है, तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। इसमें बाकी सब सही है। ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु, इन्होंने तूफान और तूफानी लॉन्च किया, शुभंकर, वो सही दिया है। और पहला वाला फ्रिजियन कैप वाला जो दिया है शुभंकर, यहाँ चुना गया है, तो वो सही दिया है। लेकिन यहाँ देश की पहली नंबर 1 महिला टेबल टेनिस, माफ कीजिएगा, देश की नंबर 1 महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, यहाँ जो नाम दिया है वो गड़बड़ दिया है। असल में ये टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा जो है ये एशिया कप में कांस्य पदक जीतने वाली, यहाँ पर क्या है स्वर्ण पदक दिया है, यहाँ पे होना चाहिए था कांस्य पदक। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई है, तो केवल तीसरा गलत। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो प्रोजेक्ट एलोरा हैज़ रिसेंटली बीन, मतलब ये न्यूज़ में था, और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, यहाँ पे देखें ध्यान से, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा को शुरू किया गया था डिजिटलीकरण करने के उद्देश्य से भारत की जितनी भी लोकल लैंग्वेजेस हैं उनका। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको जारी किया गया, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को, मतलब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है, और उसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है जिसका नाम है वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो इसमें भारत को 148वां स्थान प्राप्त हुआ। और केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन। इनके निर्वाचन क्षेत्र तिरुवनंतपुरम के धर्मदम में हाल फिलहाल में भारत के पहले पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो कुल मिलाकर इसमें 3 स्टेटमेंट है। गलती की तलाश आपको करनी है। पूरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं। डी में कहा है कि कुछ भी इसमें से गलत नहीं है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही है। दूसरे में समस्या क्या है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है, मतलब प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत की स्थिति बहुत खराब है, 150वां स्थान है। इससे ये पता चलता है कि देश का चौथा स्तंभ यानी मीडिया, ये बहुत बड़े शिकंजे में दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसे किया, और मॉक टेस्ट यहाँ पे समाप्त होता है। आपकी आगामी परीक्षा के लिए जो कि कल है, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।